प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, अरविंद केजरीवाल का ईडी के समन के प्रति रवैया अहंकारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से करनाल स्थित उनके आवास पर की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव में जनसभा को किया संबोधित। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग पर पुलिस में 5,000 पुरुष और 1,000 महिला कांस्टेबल की भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च तक बढ़ाई। और करनाल के महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गेंदे की फूल पत्तियों और चुकंदर से केमिकल रहित हर्बल गुलाल तैयार करने में पाई सफलता। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी हुई। परिवर्तन निदेशालय ने बीते कल अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। लगातार 9 समन भेजने के बाद ईडी की टीम 10वें समन के साथ कल शाम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी। यहां पर उनके आवास पर सीएम से करीब 2 घंटों की पूछताछ हुई। इस दौरान ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर ही मौजूद रहे। पीएमएलए की धारा 50 के तहत अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगाई याचिका को भी वापस ले लिया। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी के समन के प्रति केजरीवाल का रवैया अहंकारी है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से जांच में सहयोग करने और शराब पॉलिसी को लेकर स्पष्टीकरण पेश करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया है, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? इसलिए जांच एजेंसियों ने अपनी काम किया है। उनको सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए ये पॉलिसी शराब की क्यों बदली गई थी, ये करोड़ों रुपए खाने का काम क्यों किया गया था, ये करोड़ों रुपए खाए उसका गोवा और पंजाब के चुनाव में दुरुपयोग कैसे किया गया था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, चंडीगढ़ व हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश की और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन और हल्के बल का प्रयोग किया। कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें अपनी न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और कानून सर्वोपरि है। ईडी द्वारा कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजे गए। स्वाभाविक है कि उनको उसमें शामिल होना चाहिए था और ईडी के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी का लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है। हर व्यक्ति कानून के दायरे में है और ईडी ने कई बार उनको समन भेजे हैं, तो स्वाभाविक ही है कि उनको उसमें शामिल तफ्तीश होना चाहिए था, करना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है देश में कि केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिसको ईडी ने नोटिस किया हो। इससे पहले बहुत लोगों किया और इस प्रकार की जो एजेंसियां उनमें पहले जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी बहुत जांच चली, लेकिन वो हर जांच में पेश हुए और उन्होंने अपनी बात रखी और 9-9, 10-10 घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने सारी चीज करी और बाद में आगे एजेंसियों ने मान लिया, कोर्ट ने मान लिया कि उनका कोई दोष नहीं है, उनको निर्दोष मान लिया। और ये डरने के लिए, डराने के लिए नहीं, ये चुनाव की दृष्टि से अगर आप कहोगे चुनाव से तो बहुत पहले ईडी ने नोटिस किया था।
तो ये मेरा ख्याल मेरे नहीं आना कितना है, 10वां या 11वां नोटिस, मुझे पता नहीं है कौन सा नोटिस है उसके पास, तो बहुत नोटिस पहले कर लिए। भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन कर रही है। इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल के निवास पर उनसे मुलाकात की। मनोहर लाल ने कुछ दिन पहले ही करनाल के सेक्टर 6 में किराए पर मकान लिया है। करीब 1 घंटा चली बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बैठक में हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों को जीतने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की कमान सौंपने पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, वह काबिले तारीफ है। प्रदेश के बचे हुए लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जल्द की जाएगी। यहाँ से हमने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीतनी है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए मजबूती से यहाँ से हम काम करेंगे और आज जिस प्रकार का जोश उत्साह पूरे प्रदेश में है देखने को मिल रहा है, उसका परिणाम है कि बड़े मैंडेट के साथ करनाल तो हम जीतेंगे, 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कल अंबाला के नारायणगढ़ में स्थित अपने पैतृक गांव मिर्जापुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री सुभाष सुधा, राज्य मंत्री असीम गोयल, लोकसभा उम्मीदवार बंतो कटारिया भी मौजूद रहीं। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए लोगों से एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने की अपील की। क्योंकि जिम्मेवारी बड़ी है। कल ही मैं रोहतक के अंदर था, मेरे पूरे कार्यक्रम तय हो गए हैं और मैंने उनसे कहा कि कल मैंने गांव में जाना है, तो कहने लगे कि ठीक है, कहा आप गांव में जाइए। कई दिन से मैं सोच रहा था, परंतु मैं ये संकल्प आपसे लेता हूं कि जो शब्द बंतो कटारिया ने अपने मुख से कहे हैं, आपने अपने आप उसको पूरा करना है। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं होगी, बाकी के काम तो मेरे ऊपर छोड़ दियो। मैंने पहले कभी किसी के सम्मान के अंदर कमी महसूस नहीं होने दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस में 5000 पुरुष और 1000 महिला कांस्टेबल की भर्ती की आवेदन तिथि 7 दिन बढ़ाई है। युवाओं द्वारा आयोग के समक्ष ये मामला उठाया गया है कि वे आवेदन नहीं कर पाए हैं। युवाओं की मांग पर आयोग ने अब आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 28 मार्च कर दी है। इस अवधि में आवेदनकर्ता अपनी त्रुटियों को भी ठीक कर सकेंगे। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के आवेदन में अगर किसी तरह की कमी नहीं है तो उन्हें दोबारा से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाजार में आजकल ऐसे रंग आ रहे हैं जो त्वचा, आंखों, बालों पर गंभीर असर डालते हैं, जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होते हैं। कई बार तो लोगों के सामने अस्पताल तक जाने की नौबत आ जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करनाल के महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक विभिन्न फूल पत्तियों से हर्बल गुलाल तैयार करने में जुटे हैं। इन प्रयासों में वैज्ञानिकों ने गेंदे की फूल पत्तियों और चुकंदर से हर्बल गुलाल तैयार करने में सफलता पाई है। MHU विभिन्न फूलों पर अनुसंधान कर रहा है। कुलपति डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय ने होली पर्व को देखते हुए गेंदे की फूल पत्तियों और चुकंदर से हर्बल गुलाल तैयार किया है, जो केमिकल रहित है। आजकल लोगों में प्राकृतिक रंगों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ऐसे में MHU द्वारा तैयार किए जा रहे हर्बल रंगों का रुझान एकदम बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जिन फूलों से हर्बल गुलाल बनाया गया है, उन फूलों की पैदावार भी उद्यान विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं की गई है। कुलपति ने सभी से अपील की कि होली पर्व को मिलकर सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं और हर्बल गुलाल का प्रयोग करें, पानी का प्रयोग न करें। जो पंखुड़ियां हैं उनसे बना है, क्योंकि उनके अंदर जो प्राकृतिक रंग है उसको प्रयोग किया गया है, और साथ में जो पत्ते हैं उनको प्रयोग किया गया है। कुछ ऐसे फल भी हैं, सब्जियां हैं जिनके रंग, जैसे कि चुकंदर का रंग कितना पर्पल गहरा कलर होता है, उससे जो हम लोगों ने प्राकृतिक रंग ले करके उससे जो है गुलाल तैयार किए हैं। अभी हम लोगों ने 3 तरह के गुलाल बन करके तैयार हुए हैं और बाकी रंगों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक जो जिन रंगों पर हम लोगों ने काम किया है, जिसमें बैंगनी रंग है, हरा रंग है और पीला रंग है, और
बाकी पर जो है कुछ और काम भी चल रहा है हमारा, जिसमें हम लोग नारंगी रंग को भी साथ में लेकर के आएंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना है। जैसे जैसे प्राकृतिक खेती बढ़ेगी उसी के अनुरूप लोगों का रुझान भी प्राकृतिक खेती की उपजी फसलों की ओर जाएगा। उनको उत्पादों के फायदों के प्रति जागरूक करने के लिए MHU तेजी से प्रयास कर रही है। जो भी लोग रहते हैं वो कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें, तो आमदनी को भी बढ़ाने की आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्र का हमारा विकास हो, हमारे किसान का विकास हो। तो जो तकनीक हमने बनाई है, हम चाहते हैं कि जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो इस तकनीक को ले ले और उस तकनीक के माध्यम से हर्बल गुलाल का उत्पादन शुरू कर दें। और किसान अगर अपने खेत पे भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और साथ के साथ जब बात करते हैं तो हम हमारे FPO हैं, वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में अपने मेंबर्स को इन चीज़ों को करने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की तीसरी व चौथी सूची जारी की है। तीसरी सूची में इसमें तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इसमें तेलंगाना की राज्यपाल रही तमिलिसाई सुंदरराजन को चेन्नई साउथ से टिकट दिया गया है। राज्य के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई को कोयम्बटूर और केंद्रीय मंत्री L मुरुगन को नीलगिरी से उतारा गया है। चौथी सूची में 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इसमें तमिलनाडु की 14 जबकि एक पुडुचेरी की सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने भी अपनी तीसरी सूची जारी की है। पार्टी ने इसमें 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तीसरी सूची में कांग्रेस ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के राजनीतिक विज्ञापनों, पेड न्यूज व फेक न्यूज पर पैनी नजर रखने व इनके सर्टिफिकेशन अनुमति प्रदान करने के लिए राज्य व जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। राज्य स्तर पर सर्टिफिकेशन कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा को अध्यक्ष, हार्ट्रोन के निदेशक यश गर्ग, उप महाप्रबंधक P&A निर्मल प्रकाश और PIB चंडीगढ़ के उप निदेशक हर्षित नारंग को सदस्य मनोनीत किया है। यह कमेटी सभी पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां जिनका मुख्यालय राज्य में स्थित है, सभी संगठनों, व्यक्तियों के समूह या एसोसिएशन जो राज्य में पंजीकृत हैं को प्री सर्टिफिकेशन के लिए दिए गए आवेदनों पर निर्णय करेंगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान निर्वाचन विभाग ने दिव्यांग तथा 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की है, जिससे कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग सुविधापूर्वक कर सकें। दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर रैंप, व्हीलचेयर लाने व ले जाने की व्यवस्था, मेडिकल किट इत्यादि सुविधाओं के अलावा उनके साथ NCC एवं NSS के स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा। जींद जिले के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर आगामी 25 मई को मतदान होगा, जिसमें जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक मतदाता 1032 बूथों पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जिला में 5 सखी बूथ भी बनाए जाएंगे। वहीं युवा मतदाताओं में भी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव भयमुक्त करवाने के लिए सुरक्षा के प्रबंध पुख्ता किए गए हैं और सुरक्षा कर्मियों को जिला में तैनात कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी सी विजिल ऐप के माध्यम से दे सकता है। जिला में राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापनों एवं बैनरों को हटवाया जा रहा है और निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। एक्टिव हो जाता है और उसके तहत जो भी हमने जैसे जितने भी विज्ञापन लगे हुए हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ बैनर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, हम उन सभी को हटवा रहे हैं। उसमें मैक्सिमम तो हट गए, कुछ एक जगह जब बाकी है उसमें भी हमारी कार्रवाई चल रही है। उसके साथ साथ हमारी सी विजिल की एक ऐप होती है जिसमें से इलेक्शन से संबंधित कोई भी अगर नागरिक को शिकायत करना चाहता है, वो हमारी ऐप चालू हो चुकी है। उसमें हमने टीम्स जो डिप्लॉय करनी है वो भी हमने डिप्लॉय कर दी है। जो हमारी FST और SSTs जो होती हैं, हमारी जो इलेक्शन के मॉडल को और कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करने में सहायता
करती हैं, उनको सभी को हमने गठित करके उनकी ट्रेनिंग करा के, कॉन्स्टिट्यूट करा के उनको फील्ड में डिप्लॉय भी कर दिया है। इसके साथ साथ हमारी पुलिस की जो ओर से जो पार्टीज लगनी होती हैं, हमने वो सारी पार्टीज लगा के उनकी भी ट्रेनिंग करा के उनको डिप्लॉय कर दिया है। समाचारों में लेते हैं ब्रेक, आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के अंतर्गत लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने में प्रदेश के विभिन्न संगठन, सामाजिक संस्थाएं और शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस कड़ी में जींद जिले के गुरुसर गांव स्थित SD महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को अपने वोट के अधिकार के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर छात्राओं द्वारा रंगोली, स्लोगन प्रतियोगिता व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी लोगों को वोट के प्रति अपनी जिम्मेवारी का एहसास दिलाया। इस मौके पर NSS प्रभारी शालू सचदेवा ने बताया कि छात्राओं ने ग्रामीणों को वोट का प्रयोग करने हेतु जागरूक किया ताकि वे बिना जाति, वर्ग, धर्म के लालच में न आकर निष्पक्ष तरीके से वोट करें। इस मुहिम के साथ छात्राओं ने ग्रामीणों के साथ शपथ भी ली। उत्साहित किया कि वो अपने मतदान का सही प्रयोग करें और मतदान का प्रयोग करते हुए जाति, वर्ग, इस तरह की चीज़ों को ना ध्यान दें। और आप पैसे के लिए कहीं बिक जाते हैं, उसके लिए भी आपको नहीं करना है। निष्पक्ष रूप से होकर अच्छे नेता को चुनना है। और यही मुहिम के लिए बच्चों ने यहाँ पर शपथ भी ली। और आज हमारे यहाँ पर हमारी कांता मैडम भी आए थे हमारे में चीफ गेस्ट से, और उन्होंने भी उन बच्चों को मोटिवेट किया और मतदान की हम लोगों ने शपथ ली। लड़कियाँ लगातार इस कार्य के लिए आगे बढ़ रही हैं। रंगोली बनाई उन्होंने मोटिवेट करने के लिए, ताकि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं या यहाँ के जो यंग जनरेशन है वो यहाँ पर कुछ सीख सके। शिविर में भाग लेने वाली छात्राओं ने बताया कि हमने ग्रामीणों को मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि वोट हमारा अधिकार है। यदि हम वोट नहीं करेंगे तो एक अच्छी सरकार को नहीं चुन पाएंगे। हमें ऐसे उम्मीदवार को वोट करना चाहिए जो लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार को लेकर काम करे और देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने में अपना योगदान दें। हम वोट नहीं देंगे तो हमारी सरकार अच्छी नहीं मिलेगी, जिनसे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है जिस चीज़ पे। इसलिए हमारे लिए वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वोट देंगे तो हम जिन्हें चाहते हैं वो हमारे नेता बनेंगे, वो हमारे देश को अच्छे से चलाएंगे, जो हमारी बेरोजगारी उसको दूर करेंगे और हमारे देश को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। घर घर जाके ये मतलब कि उनको संदेश दिया कि हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने जो नेता हैं निष्पक्ष नेता को चुन सकें, ताकि वो हमारे देश को उन्नति की ओर लेकर जाए और हमारा देश दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ता रहे। और युवाओं को भी हमने जैसे संदेश दिया कि वो भी जो 18 साल के हो चुके हैं वो अपने वोट बनवाएं और उसका सही इस्तेमाल करें। सभी गांव वालों को एक शपथ भी दिलाई, क्योंकि अगर हम उन्हें शपथ दिलवाते हैं तो उनको याद रखेगा कि हमें वोट डालना है, क्योंकि माई वोट माई चॉइस। अगर हम युवा पीढ़ी ही अगर यह सब बातों को लोगों के सामने नहीं रखेंगे तो उनको आगे चलकर फ्यूचर में उन्हें अच्छा नेता नहीं मिलेगा, उनके लिए अच्छे कार्य नहीं किए जाएंगे। तो हमारा यही हक है कि माई वोट माई चॉइस। विश्व जल दिवस के अवसर पर आज कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित IGN कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष घुमन सिंह किरमिच ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर घुमन सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में पानी के गलत दोहन की वजह से इसकी कमी बढ़ती जा रही है। हमें ऐसे क्षेत्रों में काम करने की ज्यादा जरूरत है जिनको डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास जितना पानी उपलब्ध है उसका सही उपयोग सीखने की जरूरत है। पानी एक आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और आज जो लाडवा क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं ये पूरा डार्क जोन में है, तो मुझे लगता है कि ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। इस क्षेत्र से पुराने समय में सरस्वती होकर बहती थी, लेकिन कालांतर में पानी कम हो गया जिसकी वजह से डार्क जोन बढ़ गया। तो हमारे पास पानी की जो भूजल है उसकी कमी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि हम उसका इस्तेमाल जो है प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमने यहाँ कॉलेज के जो बच्चे हैं, कुछ प्रबुद्ध लोग हमने इस क्षेत्र के बुलाए हैं ताकि एक संदेश ये जाए कि हम पानी बचाने का किस तरह से काम कर सकते हैं।
सेमिनार में हिस्सा ले रहे शिक्षकों और विद्यार्थियों ने कहा कि विश्व जल दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमें नई जानकारियां प्राप्त हुई हैं। पानी बहुत अनमोल है, इसलिए जल संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। को सेव करना चाहिए, लेकिन कई मोमेंट होते हैं जहाँ पे हम नहीं करते। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि गांव में जैसे वाटर को हम सेव कर सकते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल भी इन्होंने दिया कि आजकल जो है टुंटियाँ जो हैं गांव में वो गली में लग चुकी हैं, तो वो गली में ऐसे खुली रहती हैं, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए एट प्रेजेंट। तो उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल टुंटियाँ हमें लेके वहाँ पर लगा देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि पड़ोसी भी खुश होता है कि दूसरा पड़ोसी हमारा यहाँ पे हेल्प कर रहा है। वर्ल्ड वाटर डे जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन में पानी बहुत महत्व देता है और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि अब मतलब बहुत ही कम होता जा रहा है पानी, इसलिए हमें पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। विश्व जल दिवस पर सिरसा के समाज सेवी व जल संरक्षण में अहम योगदान देने वाले रमेश गोयल लोगों को पानी बचाने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। कुछ समय पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा रमेश गोयल को जल रक्षक से पुरस्कृत किया गया था और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करने के साथ साथ उन्हीं द्वारा रचित जल चालीसा की चर्चा भी की थी। रमेश गोयल ने आमजन से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि आज के समय में पानी की बर्बादी बहुत हो रही है, हमें पानी का दुरुपयोग करने की बजाय उसका संरक्षण करना चाहिए। गिरता भूजल स्तर भी एक बड़ा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह हम पानी की बर्बादी करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों को प्यास बुझाने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी को जल संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। में पानी की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है। लोग पानी बर्बाद बहुत करते हैं, उपयोग से अधिक उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो यदि वो दुरुपयोग रोक दें, उस पानी को बेकार करना बंद कर दें, तो ये पानी की जो समस्या बढ़ रही है ये बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। देश के कुल 5723 जल ब्लॉकों में 2/3 से ज़्यादा डार्क जोन में जा चुके हैं। डार्क जोन यानी बहुत खतरनाक स्थिति। तो ऐसी स्थिति में आप भी का क्षेत्र ना आए, इसलिए पानी बर्बाद करना बंद करें। टूटी खुली किसी भी समय बेकार में ना बहे। पाइप से गाड़ियां धोना, फर्श धोना या और ऐसे पानी को बेकार में बहाना, उसे बंद कर दें। दूसरे, वर्षा जल संग्रहित करें। उसके साधन हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तालाब। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? पानीपत के समालखा स्थित गांव चुलकाना में आयोजित 2 दिवसीय फाल्गुन महोत्सव का समापन कल हुआ। देश के कोने कोने से मेले में पहुंचे करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने श्याम बाला के दर्शन किए। मेले के पहले दिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माथा टेका। मेले में प्रसिद्ध कथावाचक कुमार विश्वास ने राम कथा के साथ श्याम की महिमा का गुणगान किया। वहीं प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल, हंसराज रघुवंशी, सिद्धार्थ और विष्णु ने समा बांधा। मेले के दूसरे दिन अनुराधा पौडवाल, उनकी बेटी कविता पौडवाल और अनूप जलोटा ने अपनी गायकी से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। सतरंगी माहौल में श्याम प्रेमी रंग गुलाल उड़ाते हुए झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम में देश भर से आए नृत्य समूह ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। समापन समारोह में शामिल सांसद संजय भाटिया ने बताया कि ये भव्य आयोजन समिति व प्रशासन के सहयोग से सफल रहा। हमारे मनोहर लाल जी यहाँ पर आए, बड़े भावपूर्ण शब्दों से उन्होंने भी यहाँ पर दर्शन किए और संत महात्मा जितने भी देश भर के थे, प्रमुख संत महात्मा अयोध्या जी से लखनऊ से सब जगह से यहाँ पर फंसे। उनका धन्यवाद जनता ये सब श्याम बाबा की कृपा है, वही करने वाले और वही करवाने वाले। चुलकाना श्याम फाल्गुन समिति के सदस्य राजू शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में देश भर से साधु संतों का आगमन हुआ और भक्ति में वातावरण से कार्यक्रम को भव्य बनाया गया। वहीं उड़ीसा से आए कलाकारों ने कहा कि हमारे लिए मेले में प्रस्तुति देना सौभाग्य की बात है। आएंगे, ग्रुप आएगा। कल यहाँ पर कुमार विश्वास जी आए थे। हम
हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे आयोजन हरियाणा सरकार करती है, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। 4 से 5 लाख लोगों का यहाँ पे दर्शन किए हैं और आज भी लगातार सवेरे से ही, रात से ही लाइनें लगी हुई थी। आज भी कम से कम 4-5 लाख लोगों की उम्मीद है दर्शन होंगे आज भी। हम लोग यहाँ परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा, हम लोग को यहाँ परफॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी मिला, हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं और आज के परफॉर्मेंस हम लोग का काफ़ी अच्छा हुआ है और बहुत सारा प्यार भी मिला है, तो बहुत अच्छा लगा। हरियाणा स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन द्वारा भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित करवाई गई 52वीं सीनियर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप कल संपन्न हो गई। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 36 टीमों के करीबन 700 महिला व पुरुष हैंडबॉल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर तेजराज सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में पुरुष व महिला वर्ग के अंतिम मुकाबले में भिवानी की टीम विजेता रही। भिवानी ने पुरुष वर्ग के अंतिम मुकाबले में झज्जर को व महिला वर्ग में हिसार को हराया। इस मौके पर डॉक्टर तेजराज सिंह ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता खिलाड़ियों को मंच देने के साथ साथ उनकी खेल प्रतिभा में निखार लाती है तथा उनका भविष्य संवारने का काम करती है। आज भिवानी व हरियाणा के खिलाड़ी हैंडबॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पटल पर नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में युवाओं को भी खेलों में अधिक से अधिक भागीदारी करनी चाहिए। होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। हैंडबॉल बेसिकली इंडोर गेम है और ज़्यादातर चैम्पियनशिप्स आउटडोर में होती है। उसका कारण होता है कि इंडोर स्टेडियम अवेलेबल नहीं हो पाता है और होता भी है तो उसकी रेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इस लेवल पे इंडोर में प्रैक्टिस नहीं हो पाती। हम सीनियर की चैम्पियनशिप की तो कोशिश करते हैं कि वो इंडोर में ही हो और जूनियर सब जूनियर को आउटडोर खेल लेते हैं। बाकी खेल नीति के अंदर निश्चित तौर पर प्रावधान किया हुआ होगा हरियाणा गवर्नमेंट ने। हैंडबॉल प्रशिक्षक हरि स्वरूप ने कहा कि खेलों में हार जीत से ज्यादा महत्व प्रतिभागी का होता है। खेल में हार जीत तो निश्चित है, लेकिन जरूरी बात यह है कि यदि खिलाड़ी हारता भी है तो उसे अपनी हार से सबक लेकर भविष्य में और अधिक मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वे नशे से दूर रहते हुए खेलों की तरफ रुझान करें। इसका वो भी हरियाणा टीम ने तोड़ा है। पीछे या तो गोल्ड आया था 1972-73 में या अभी आया है 23-24 में। खेल नीति का ये है कि जैसे हमारे खिलाड़ी कार्यरत हैं, डिफेंस में हैं और रेल विभाग में भी हैं और ऐसे करके हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी कुछ कोचेज लगे हैं। स्पोर्ट्स नीति का ये एक सरकार ने बढ़ावा दे रखा है और जिससे बच्चे जो है ना खेल की तरफ ज़्यादा रुझान करते हैं। और मेरा भी यही आह्वान रहता है कि भी नशे से कम दूर रहेंगे। अगर खेलेंगे बच्चे तो कम से कम नशे से दूर रहेंगे। वहीं खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता के आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा कि हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का ये बहुत अच्छा अवसर मिला है। 52वीं सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई है मैन और वुमेन की। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है और हर प्लेयर की हर रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम इतने अच्छे लेवल से खेल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही अनुभवी कोच हैं जो बच्चों को हर चीज़ के लिए मतलब बोल रहे हैं कि अच्छा खेलो, अच्छा खाओ और डाइट पे भी ध्यान दिया जा रहा है, गेम पे भी ध्यान दिया जा रहा है, रहने की बहुत अच्छी सुविधा है। भिवानी में बहुत अच्छे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, दिन भर एक से एक बढ़ के खिलाड़ी निकल रहा है। हाँ, खेल नीति की वजह भी है, अपने बहुत अच्छी खेल नीति भी आई है सरकार में। और अब हमारे संदीप कोटिया सर हैं जो बहुत अच्छा अपने हैंडबॉल के सेक्रेटरी हैं भिवानी से ही, अपने उसमें भी बहुत अच्छा योगदान है हमारे जो बच्चों का हौसला अफजाई करना। और समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।